आज के शो में अदालत के रूबरू डॉक्टर आसिम की खामोशी तोड़ देने ने कई सवालात उठा दिए। मुल्जिमान की तेजी से गिरफ्तारियां, कमजोर प्रोसिक्यूशन और तहकीकात, कराची ऑपरेशन में बड़े चैलेंजेस बरकरार। महकमा तालीम सिंध में बदउनवानी की इंतहा, सेक्रेटरी तालीम ने महकमा एंटी करप्शन को खत लिख डाला। कस्टम हुक्काम का सोने की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, अहम दस्तावेजात मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। इस ऑपरेशन को लेकर, कराची के और एहतसाब के अमल को लेकर हम गिरफ्तारियाँ, एक्टिविटीज़, क्रैकडाउन्स आपके सामने हम मुख्तलिफ दस्तावेज़ात मुख्तलिफ औकात में रखते हैं। और मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आज जो बात अहम तरीन एपेक्स कमेटी के इजलास में हुई, वज़ीर साहब ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक असल अहदाफ इस ऑपरेशन के हासिल नहीं होंगे। असल अहदाफ की तरफ वज़ीर साहब ने निशानदेही की है, जो बिल्कुल राइटली कहा है। जिक्र प्रोसिक्यूशन का एक बार फिर हुआ है। जिस तरह हम अपने पिछले शोज में कहते रहे हैं कि पुलिस ने यह दावा किया था एक रिपोर्ट के अंदर कि तकरीबन 16,000 गिरफ्तारियां सिर्फ एक साल में महकमा पुलिस कर चुका है, रेंजर्स की इसके अलावा होंगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन कितनों की हुई है? आज आईजी सिंध ने भी जो फिगर्स कोट किए हैं वो यही कहा है जी कि 2680 या 90 के करीब मुकदमात ऐसे हैं जो ATCs में इस वक्त हैं, ज़ेरे इल्तिवा हैं। तो प्रोसिक्यूशन का जो अमल है उस पर इजहार अफसोस भी और उस पर स्ट्रिक्टली उसको सर्वेलेंस करने के लिए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हिदायत हुई है। तो हम जहाँ पर एक आम आदमी है, हम इस ऑपरेशन से तवक्कात रखते हैं, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन से तवक्कात रखते हैं कि इससे दहशतगर्दी कम होगी, अमन व अमान में इजाफा होगा। तो इस ऑपरेशन की दो बड़ी बुनियादी चीज़ें, एक प्रोसिक्यूशन जिस अमल पर आज वज़ीर साहब ने खुद जो है स्टेटमेंट दी है, उसके साथ साथ दूसरा अहम अमल जो इस वक्त है और अहम तरीन जो है वो सियासी सपोर्ट इस ऑपरेशन को कितनी हासिल है। आज चौधरी निसार साहब ने एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि वो सपोर्ट जो इस ऑपरेशन को शुरू में हासिल थी वो सपोर्ट शायद अब हासिल नहीं है इस ऑपरेशन को कराची के। तो ये दो बड़ी अहम बातें आज इस इजलास में मैं जिसको आज प्रोग्राम के अंदर रखूंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक आम आदमी से इस तरह है कि प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नाम बढ़ते जा रहे हैं गिरफ्तारियों के, लेकिन प्रोसिक्यूशन अगर सही नहीं हो रही है तो हम किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, दहशतगर्दी क्यों नहीं कम हो रही है, ये भी हम सवाल उठाएंगे। और ये जो मामला है कि सियासी सपोर्ट ही इस ऑपरेशन को हासिल नहीं है, इस पर ही बात होगी। डॉक्टर आसिम साहब की फुटेज आप देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पे। डॉक्टर आसिम साहब के मुतल्लिक आज उन्होंने कहा कि मुझे, और जिस तरह आप सबने सुना है, लेकिन हम ये जरूर उठाएंगे सवाल कि उन्होंने कहा है कि मुझे हाउस कस्टडी में अंडर हाउस अरेस्ट रख दिया जाए या मुझे इस वक्त रिमांड पे ना दिया जाए। तो क्या ये दीगर मुल्जिमान जिनको ये इस वक्त, क्या सबको ये हासिल हो सकती है ये फैसिलिटी जो उन्होंने जिसका मुतालबा किया है कि मुझ पर झूठे इल्जाम हैं, चाहे शायद जिस पर भी इल्जाम होता है वो यही कहता है मुझ पर झूठे इल्जाम हैं, इल्जाम को साबित होना उन्होंने खुद भी कहता है एक दो, लेकिन मेरा रिमांड जो है वो इस वक्त रेंजर्स को ना दिया जाए। तो इस मुतालबे पर भी आज हम प्रोग्राम के अंदर पहले से बात करेंगे। इसके अलावा इसी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो क्रैकडाउन कस्टम के हैं, FIA के हैं, और सिंध के अंदर एजुकेशन के हवाले से एक बड़ी करप्शन का आपके सामने स्कैंडल है जो आज रखेंगे प्रोग्राम के अंदर। मैं पहले इंट्रोड्यूस कराता चलता हूँ, अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा गवर्नेंस पर बड़ी खुसूसी नजर रखते हैं, सूबों की भी, वफाक की भी, और रिपोर्ट्स इनकी इदारे की आती हैं जो बड़ी काबिल एतबार क्रेडिबल रिपोर्ट्स कहा जाता है, जिनको हमारे साथ मौजूद है लाहौर से अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये इस ऑपरेशन को आप भी बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, इस ऑपरेशन की ये जो प्रोसिक्यूशन ने स्लो कर दिया है इस अमल को, जिसका वज़ीर आज़म साहब भी आज इजहार कर रहे हैं, इस पर कायम अली शाह साहब ने कहा 200 प्रोसिक्यूटर्स हमने नए हायर कर दिए हैं। तो सर, ये मसले का हल है आपकी नजर में? अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या इससे प्रोसिक्यूशन फास्ट हो जाएगी, इस ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा इस अमल से? अहमद बिलाल साहब देखिए, प्रोसिक्यूशन तो इस पूरे सिलसिले की, इस चेन की बहुत अहम कड़ी है, और अगर प्रोसिक्यूशन बेहतर हो जाएगी तो यकीनन ओवरऑल निज़ाम बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ एक कड़ी है। जब तक हम पूरे निज़ाम इंसाफ को, जो इस वक्त इंतहाई बोसीदा हो चुका है और इंतहाई बुरे हालत में है, बहुत कमज़ोर है, उस पूरे निज़ाम को ओवरऑल नहीं करेंगे, हमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट की तवक्को नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस निज़ाम इंसाफ में पुलिस
का महकमा है। पुलिस के ऊपर हमारा बिल्कुल खर्च हम बिल्कुल नहीं करते हैं, तनकीद बहुत करते हैं। और इस इलाके में हिंदुस्तान से मिसाल कंपेयर कर लें, तुर्की से कंपेयर कर लें, दुनिया के किसी और मुल्क से जो हमारी तरह का है उससे कंपेयर कर लें, तो पुलिस के ऊपर हमारी स्पेंडिंग ना होने के बराबर है। पुलिस की हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक दूसरा अहम पहलू है। दुनिया इन्वेस्टिगेशन अब जो है फॉरेंसिक करती है, बड़ी उसकी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करती है। हमारी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन नहीं है, क्योंकि हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। फिर हमारी पुलिस सियासी तौर पे बहुत उसके ऊपर असरात हैं, यानी डीपोलिटिसाइज नहीं कर सके हम पुलिस को। ख़ास तौर पे सिंध और कराची में जो पुलिस है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईजी पुलिस का बयान है कि 30% तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नाकारा हैं, क्योंकि वह सियासी तौर पे भर्ती हुए थे, उनके ऊपर मैं हुक्म नहीं चला सकता। तो ऐसी पुलिस किस तरह काम करेगी जब तक आप उसे डीपोलिटिसाइज नहीं करते? तो फिर जुडिशरी का मामला है। ये बड़ी आप अहम बातें कर रहे हैं सर, जो निशानदेही आप कर रहे हैं। तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना है कि एपेक्स कमेटी में प्रोसिक्यूशन को देखा जाएगा और बाकायदा सर्विलेंस रखी जाएगी, ये मेरे ख्याल से फिर काफी नहीं होगा प्रोसिक्यूशन व तहकीकात के अमल को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा बड़े हमें रिफॉर्म लेने पड़ेंगे इस पूरे सेटअप के अंदर। ये सिर्फ इजलास बुलाने से, ये एपेक्स कमेटी के इजलास से ये बेहतर हो सकता है अमल क्या ये सारा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बेहतर हो सकता। ये तो महज एक रस्मी सी कार्रवाई है, एपेक्स कमेटियों की मीटिंग। ये हो सकता है फौरी तौर पे कुछ चंद मसाइल को हल कर दे, लेकिन अगर कोई देरपा मसले का हल करना है तो फिर देखिए ना, रेंजर्स को हमने 80 की दहाई से सिंध के अंदर बुलाया हुआ है और वो उससे वो काम ले रहे हैं जो पुलिस के लिए करने का है। अब रेंजर जो है वो फौजी जवान बॉर्डर पे लड़ने के लिए हैं, वहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं। उनसे आप कहें कि वो पुलिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे और पुलिस को आप तैयार न करें इस काम के लिए, तो उस वक्त तक इस पे अंदर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक आप पूरे निज़ाम के अंदर इन्वेस्ट न करें और इसकी इसलाह न करें। ये बैंडेड लगा के आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक आप वजह फरमा रहे हैं। मैं इस पर भी सर आऊँगा कि सियासी सपोर्ट इस ऑपरेशन को कितनी हासिल है, लेकिन शाहीन सेबाई साहब अमेरिका से मौजूद हैं, 7 सीनियर सहाफ़ी हैं और ये डॉक्टर मामले को शुरू से हम सब डॉक्टर आसिम साहब के मामले पर शाहीन साहब आपका तज्जिया तबसरा लेते हैं इस प्रोग्राम में। आज डॉक्टर आसिम साहब ने तो बहुत कुछ बोला है सर अदालत के अंदर, लेकिन उनकी एक बात मैं जिससे शुरू करना चाह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस वक्त रेंजर्स की कस्टडी में या फिर रिमांड पे ना दिया जाए, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और ये सारे झूठे इल्जाम आते हैं। लेकिन सर जिस पर भी इल्जाम लगता है शाहीन साहब, वो यही कहता है कि इल्जाम झूठे हैं मुझ पर, वो उन्हें तो साबित होना होता है और हम भी उन्हें अक्यूज नहीं कर रहे, हम कहते हैं इल्जाम हैं साबित होने हैं। लेकिन ये हाउस अरेस्ट की फैसिलिटी जो मांग रहे हैं, इस तरह तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी इल्जाम हैं सबके ऊपर सब मांगना शुरू हो जाएंगे। शाहीन सेबाई साहब, अगर ये कितना बजा मुतालबा है इस वक्त कि हाउस अरेस्ट मुझे दे दिया जाए या मुझे इस रिमांड पे ना रखा जाए इनके, ये कैसा मुतालबा है शाहीन सेबाई साहब? देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि उन्होंने पहले भी ये जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने कहा कि ये बीमार है और इनको अस्पताल में दाखिल किया जाए और हार्ट का प्रॉब्लम है। ये लोग तो बहानाबाजी जो होती है ये तो हर एक करता है। ये हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि जरदारी साहब कहते हैं कि 11 साल जेल में रहे, उसमें से 8-9 साल तो वो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के पूरा फ्लोर उनके पास था और वहाँ पे वो उसमें रहते थे। तो ये सब इनके तरीके होते हैं और ये करेंगे वो, क्योंकि पुलिस उनको पता है कि गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट उनकी अपनी है, पुलिस में लोग उनके बहुत सारे अपने हैं, उनको बड़ा कंफर्ट है पुलिस के साथ। इन रेंजर्स के साथ उनको कंफर्टेबल नहीं है। वो पुलिस के अगर कस्टडी में आ गए तो वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले भी हैंडल की हैं। यानी ये उनके लिए आसान है कि पुलिस को हैंडल कर ले और घर में रहे तो फिर तो घर में रहे। जो इन्होंने कहा कि ये इल्जामात जो हैं ये सारे गलत हैं, इससे पहले जो यूसुफ सत्तार साहब के बयानात हैं, जुहैर सिद्दीकी साहब के और वो जो दीगर लोग गिरफ्तार हैं SSGC के और दीगर मामलात जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से जोड़े गए हैं और जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल के हवाले से उनके MS ने बयानात दिए हैं, सिर्फ उन बयानात की लीगल हैसियत क्या शाहीन साहब रह जाती है जब ये खुद कह रहे हैं कि वो सब इल्जामात गलत हैं मुझ पर और ये उनसे फिर रहे हैं उन बयानात से, तो इसकी उन बयानात की क्या हैसियत पर रह जाती है इस पूरे केस में? नहीं, हर मुल्जिम जो होता है वो कहता है कि जी मेरे खिलाफ ये जो चार्जशीट है, ये इल्जाम लगे हैं, ये गलत है। और अब यही प्रोसिक्यूशन का काम है, जिन्होंने ये एविडेंस जमा किए, जिन्होंने बयानात लिए, जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था, कि वो
एविडेंस लेके आए और लाके दें कि जी ये गलत नहीं है, ये फलाना गवाह का ये बयान है, फलाना डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, इसमें ये साबित हो रहा है। और यही होता है केस कि आप ले जाए जाके एविडेंस दें और साबित करें, वो कहता रहे कि गलत है, उससे कहने से कुछ नहीं होता। ये कोई बड़ी कोई परेशान कोई बात नहीं है कि वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ सारे बयान गलत है। क्यों? ठीक है, वो एविडेंस जो आएगी तो फिर उसका वो जवाब दे कि भाई ये एविडेंस है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये गलत है या सही है। तो कोर्ट को साबित हो जाएगा कि जी ये सही है गलत है, कोर्ट फैसला देगी अपना। तो इसका मतलब शाहीन साहब, मैं माजरत खाऊं लेकिन जिसको भी दिल का मर्ज होगा वो हाउस अरेस्ट मांगेगा। इसका मतलब तो अगर इस तरह से होता है जिस जो उन्होंने ग्राउंड रखा है, तो ये बड़ा एक अजीब सा मसला बन जाता है फिर तो, अगर ऐसा हो जाए तो। अगर जिस तरह मिला नहीं क्लीन की जी। हाँ, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो बड़े बारूशूख लोग होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करते हैं, जो अपने यानी बड़े बड़े ओहदों पर जो होते हैं उनको यूज करते हैं, अपने लोगों को यूज करते हैं, उनके साथ तो होता है, आम लोगों के साथ तो नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है, और ये इस तरह होना नहीं चाहिए। ये सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून, और इनके लिए भी यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। भाई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डॉक्टर आसिम केस के हवाले से हमसे बात की है। अहमद बिलाल साहब, सियासी जो विल है, पॉलिटिकल सपोर्ट इस ऑपरेशन को हासिल है, जिस नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के समरात में कराची में हूं सर, मैं महसूस कर रहा हूं कि हाँ है वाकई में, और आम आदमी भी कहता है कि है। क्या उस पर हिंड्रेंस आ चुकी है? क्योंकि जिस तरह आज वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि उसको वो सपोर्ट नहीं हासिल है जो इब्तिदा में हासिल थी। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है उस अमन के लिए जिसमें हम जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं इस वक्त कराची में? अहमद बिलाल साहब, तो देखिए, ये कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो इतनी तवालत इख्तियार कर जाए जिस तरह के ये ऑपरेशन कर चुका है, और फिर उसके अंदर आप मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें, उनको भी गिरफ़्तार करें और उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात अदालत पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर है वो सियासी गिरोह उसका खैर मकदम नहीं करेंगे। उनके ऊपर आंच आएगी तो उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे। तो सियासी जमातों की तरफ से इसकी जो हिमायत है उसमें अगर कमी आई है तो वो हैरानी की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आवाम की हद तक इसकी बहुत पजीराई हुई है, क्योंकि आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने देखा है कि कराची के हालात बेहतर हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव की है, वहाँ के कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बेहतर हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आम पब्लिक में तो इसकी पजीराई है, लेकिन जो सियासी हलके हैं चूँकि उनके सियासी मफादात पे इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए वो इसकी अगर मुखालफत कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल है। तो गालिबन उसकी तरफ इशारा कर रहे थे चौधरी निसार। और सर, ये जो वफाक और सिंध के दरमियान टसल सी एक नजर आती है हमें, मामला सियासी है, लेकिन अहमद बिलाल साहब, क्योंकि क्या इसका कोई नुकसान आप देखते हैं आगे चलकर? क्योंकि आज PIA की निजकारी को लेकर अपोजिशन ने जो सा काम एहतजाज की, बड़ी अच्छी बात है, मुतारिक नजर आई, लेकिन आज इस इजलास के दौरान जो अंदरूनी मामला हैं वो यही है कि जी वज़ीर साहब ने कुछ, चौधरी निसार साहब ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा सर जी आप फिक्र ना करें, 200 हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रख लिए हैं। फिर उन्होंने FIA के ऊपर कुछ बोला कि आप तो 15 दिन के लिए लाए थे इसको, आपने 6 महीने से ये आई हुई है और जाने का नाम नहीं ले रही, तो उस पर निसार साहब ने कुछ बोल दिया। तो ये वफाकी इदारों के दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो आपस के मामलात हैं, ये जो रंजिशें आपस में कुछ बढ़ती हुई नजर आती हैं, कोई इसका असर नजर आता है आपको अहमद बिलाल साहब आगे हालात पर? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियों के मामले बारे आपस में आवेजिश का मामला है, और दो सियासी जमातों का ही मामला नहीं है। चूँकि एक सियासी जमात एक सूबे में हुक्मरान है तो दूसरी सियासी जमात जो है वफाक में हुक्मरान है, तो फिर चूँकि ये सियासी जमातें मुख्तलिफ हैं और एक के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, तो वो उसको फिर रंग देते हैं कि ये मरकज़ और सूबे के दरमियान इख्तियारात की जंग है। हकीकतन तो ये अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की जंग है, लेकिन इसको रंग इस तरह दे के वो सूबे के अवाम में शहीद बनने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन है। हकीकत भी ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत से मामलात, ख़ास तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, ये तो अब सूबों के हवाले हैं। अब जाहिर है वो सूबों को ही उनको हल करना है, लेकिन सूबे, अब मामला ये है कि सिंध का सूबा खास तौर पे अपनी पार्टी के लोगों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेगा तो फिर जाहिर है कि वह सूबा अपनी फ़राइज़ से पहलू तही कर रहा है। तो ऐसे मौके पे वफाक की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं
तो वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश करेगी। तो ये कशाकश तो मौजूद है, लेकिन इस कशाकश को सियासी लोग बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। इसी कशमकश से गुजरने के बावजूद चीज़ों को हल करना, यही असल में सियासी बालग नजरी का सबूत है। तो ये देखना यह है कि किस हद तक बालग नजरी मौजूद है। ठीक है अहमद बिलाल साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और जो इन्हीं इदारों को लेकर जिनकी आप बात कर रहे हैं वफाकी सतह पर FIA है, एक मेरे पास ये सामने एक लेटर मौजूद है, अहमद बिलाल साहब से इस पर कमेंट भी जरूर लेंगे। ये सूबे सिंध की हुकूमत एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है और ये NAB को भी फॉरवर्ड किया गया और एंटी करप्शन जो सूबाई महकमा है उसको भी फॉरवर्ड किया गया, यानी NAB कराची ऑफिस को भेजा गया है। और इसमें एक बड़ी दास्तान है, लंबी चौड़ी, आम आदमी के जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मैं ये बताऊंगा क्या स्टोरी है। लेकिन इसमें NAB को कहा गया कि आप इसकी तहकीकात करें। सिंध हुकूमत के खुद एक सीनियर अफसर ने लिखा है खत। तो इस तरह के मामलात भी हैं कि कोलैबोरेशन मांगी जा रही है वफाक से। आफ्टर दिस ब्रेक ये भी और उसके साथ कुछ और चीजें दिखाएंगे आपको, बेनकाब देखते रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत या इदारों के दरमियान कोई चपकलिश है, कशमकश है। और अहमद बिलाल साहब जो पिल्डैट के सरबराह हैं वो ये फरमा रहे हैं जी कि हाँ ये है, और वाकई में जो उसके सिनेरियो है उसको वो डिस्कस भी कर रहे हैं, पस मंजर भी उसका बयान कर रहे हैं। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि महकमा तालीम के हवाले से सूबे सिंध के अंदर, और ये पहली बार नहीं है जो मैं शायद बताने जा रहा हूँ, ये पहले कई बार और इसी प्लेटफॉर्म से हमने शायद पहली बार वो स्कैंडल उठाया था, वो मामला उठाया था जहाँ तकरीबन हजारों एम्प्लॉइज को नौकरियां बेची गई थी असातिज़ा को महकमा तालीम सिंध में। गोस्ट हमने एम्प्लॉइज सुने हैं सिंध के मुख्तलिफ महकमों में, गोस्ट टीचर्स भी हमने सुने हैं मुख्तलिफ महकमों में। लेकिन ये थोड़ी बात हटकर है, अगर आप टीचर हैं महकमा तालीम सिंध में और या आप असातिज़ा कहीं भी सिंध के अंदर हैं, तो ये आपको शायद ये बात सरप्राइज ना लगे, लेकिन एक आम आदमी को सरप्राइज लगे, क्योंकि यहां पर सेक्रेटरी तालीम सिंध ने खुद खत लिखा है DG NAB को, DG FIA को और महकमा एंटी करप्शन को कि आप एक्शन लें हमारे इदारे के करप्ट अफसरान के खिलाफ। और करप्शन उन्होंने क्या किया, मुबैना तौर पर सेक्रेटरी तालीम खुद इस खत में कह रहे हैं कि ये जो सैलरीज हैं टीचर की, वो सैलरीज जो है उसमें उसे देने में, उसे रिलीज करने के अंदर ये लोग रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। जो नए टीचर्स अपॉइंट हुए NTS का टेस्ट पास करने के बाद वो इस पर रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक शिकायत है जो हमारे पास आई हुई थी, और इस तरह की कई शिकायत हमारे पास आई हैं। जो खातून की शिकायत है जो रिटायर हुई हैं और रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कराची की तरफ से ये उनका लेटर है, जो ऑर्डर है रिटायरमेंट का, लेकिन जो इनकी मराहत हैं, जो जिसके लिए ये इंटाइटल्ड है लीगली, तो वो हासिल करने के लिए वहां पर मुख्तलिफ अफसरान हैं जो इनसे रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। और इसमें अफसरान का नाम भी है, मेरे पास तो फहरिस्त है जिनकी शिकायतें हैं, लियाकतुल्लाह है कोई जिनकी शिकायत की गई है, लेकिन एक लेटर नहीं, इस तरह के कई कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं। और इस पर हमारे पास आई है, इसका मतलब बताने का ये नहीं है कि हमारे पास आई है, सेक्रेटरी तालीम ने भी खत लिखा है आगे NAB को कि आप लोग खुदा के वास्ते इस पर एक्शन लें। और एंटी करप्शन को भी कहा है कि ये अफसरान इस तरीके से रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, सैलरीज के एवज माहाना सैलरियां रोकी हुई हैं, अगर इनको रिश्वत दी जाती है तो ये सैलरी रिलीज करते हैं। ये बड़ी अंदोनाक सूरत हाल है तालीम के साथ जो सूबे सिंध में शायद हो रही है, और इसकी मिसाल सेक्रेटरी तालीम का ये खत है जो उन्होंने NAB FIA एंटी करप्शन सबको लिखा है। अहमद बिलाल साहब, सूबे सिंध के जिस तरह आला तरीन अफसर हैं ये, और बड़ा मजबूत इनके बारे में तासुर है कि ये बड़े मुस्तहकम अफसर हैं, बड़े इनका जो ओहदा है वो बड़ा अहम है, सेक्रेटरी एजुकेशन है सिंध के। सर ये खुद NAB को लिख रहे हैं, खुद FIA को लिख रहे हैं कि हमारे महकमे में करप्ट अफसरान है, आप कार्रवाई करें इनके खिलाफ। ये खुद NAB को लिख रहे हैं सर, FIA को लिख रहे हैं। तो एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब के कंप्लेंट्स, खुद जो ब्यूरोक्रेसी है सिंध की वो खुद NAB को कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर रही है। जी, उसकी एक तो वजह यह है कि ये NAB इस वक्त पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो इंसदाद रिश्वत सतानी के लिए एक मौसर इदारे की हैसियत रखता है मुल्क भर में। बाकी जो इदारे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वो तो सूबाई महकमे हैं और वो सूबाई हुकूमत के ताबे हैं, लेकिन ये जो NAB का इदारा है ये वफाकी इदारा है, और अब इसकी इंडिपेंडेंस ऐसी है कि वफाकी हुकूमत की भी इसके ऊपर असरअंदाज कम ही हो सकती है, क्योंकि
इसके सरबराह को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हासिल है, उसको हटाया नहीं जा सकता, और उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों ने मिल के अपॉइंट किया था, तो वो किसी एक का एहसानमंद नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में नैब ज़्यादा मौसर इदारा है और उसी से कोई उम्मीद की जा सकती है कि वो इस किस्म की रिश्वत सतानी के मामलात को मौसर तरीके से देख सकेगा। और सिंध के जो महकमा तालीम का मामला है, इसको तो आप पहले आपको मालूम है कि ये पिछले दौर के अंदर खुद वजीर तालीम इस बात का इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि गुज़श्ता दौर में गुज़श्ता वजीर तालीम ने हज़ारों के हिसाब से ऐसी भर्तियां की हैं महकमा तालीम में पैसे लेके, जिनको अब निकाला जा रहा है। तो लिहाजा ये नैब के हवाले करने का जो काम है, ये बिल्कुल नेचुरल बात है, ये उसका मंतकी नतीजा ऐसा होना चाहिए और नैब को भी इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं सर, एक तरफ सूबे के वजीर आला जो कप्तान है वो चौधरी निसार साहब को कंप्लेनें कर रहे हैं FIA की, जो आज भी उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास में की हैं। दूसरी तरफ उनके जो अहम तरीन अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो खुद FIA को नैब को कंप्लेंट्स लिख के भेज रहे हैं कि आप कार्रवाई करें इन कंप्लेंट्स के ऊपर। तो ये तजाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पॉलिसी क्या है इस पर? आर दे विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस ऑपरेशन और आर दे अगेंस्ट द ऑपरेशन? क्या एक पेज पर है ये सब मामला, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट सिंध की क्या मामला है इस पर? देखिए सूबाई हुकूमत जहाँ तक मुमकिन होगा, जहाँ तक उनके मफादात के ऊपर जद आएगी, वहाँ पे वो वफाकी हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट भी करेगी, उसके खिलाफ भी बोलेगी और शिकायत भी करेगी और अदम ताउन का रवैया भी अपनाएगी। लेकिन जहाँ वो खुद किसी चीज़ के मामले में कोई एक्शन लेने के हक में होंगे, वहाँ वो ये तमाम एतराज़ात को बालाए ताक रख देंगे। कि महकमा तालीम की मिसाल बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ पे महकमा तालीम में खुद हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसके हक में है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो उन लोगों ने किया था जो साबिका दौर में इसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब वो शायद पार्टी के आउट ऑफ फेवर है, लिहाजा उसके ऊपर तो एक्शन लेने पे तैयार है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनका ये जो बुनियादी एतराज़ है कि वफाकी इदारों को उनके मामलात में मदाखलत करने का हक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एतराज़ करते हैं और वफाकी इदारों का फ़र्ज़ है तो ऐसे मामलात पे एक्शन ले। वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये वो वाली बात हो गई। अगर मैं समझ रहा हूँ आसान अल्फाज में कि आप जो है जहाँ पर आपको खुद साफ सफाई करवानी है वहाँ बुला रहे हैं, और जहाँ नहीं करवानी वहाँ से आप मना कर रहे हैं, जी आप यहाँ नहीं आए, हमारे पास से निकल जाए, हमारे सूबे में मदाखलत ना करें। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सूरत हाल है, आपके सामने है। ये तो अब आपके सामने है कि महकमा तालीम नैब को बुला रहा है, वजीर आला जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ बोल रहे हैं, रेंजर्स को बुलाया जाता है, वो पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 30 साल से सिंध के अंदर पुलिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, वो भी वफाकी इदारा है। तो जहाँ पे मदद की ज़रूरत होती है वहाँ उन्हें बुला लेते हैं, जहाँ उन्हें सूट करता है। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में एक मंतकी तरीका ही अपनाना चाहिए और फेयर तरीके के साथ काम करना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, इतना बड़ा ऑपरेशन, मीडिया के अंदर शोर, इसके साथ एपेक्स कमेटी के इजलास और गिरफ्तारियां और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, इसके बावजूद भी जैसे ये कंप्लेंट जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, मेरा मकसद ही नहीं कि आप इसी स्पेसिफिक कंप्लेंट पे कमेंट करें, किसी की सैलरी रुकी हुई है, किसी का रिटायरमेंट पैकेज रुका हुआ है, और खुलेआम, जैसे मैं जिस अफसर का नाम ले रहा हूँ लियाकतुल्ला, वो कहते हैं खुलेआम, हमने खुद भी रब्ता किया, वो तो कहते हैं कि हमें ऊपर इतना देना होता है, इधर इतना देना होता है, हमारा परसेंटेज डिवाइड होती है, इस वजह से हमारा मुतालबा है कि आप हमें इतने पैसे दे दे तो आप अपनी सैलरी, अपना जायज़ हक ले लें या अपना रिटायरमेंट प्लान ले लें। तो ये खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये जो बीच में पैदा हो गया था, बहुत से अफसरान यहाँ से भाग भी गए थे, लेकिन इस वक्त लगता है कि वो खौफ शायद कम हो गया है। ये इस जो करप्ट मुबैना तौर पे अनासिर हैं इसमें, इनमें खौफ कम हो गया इस ऑपरेशन का। देखिए, उस खौफ को कम होने की वजह बड़ी ये है कि इसको बिलाखिर आप लोगों को एक बार पकड़ते हैं तो फिर आपको उनको एक इंसाफ के पूरे चैनल के थ्रू गुजार के कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ता है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, जिसमें प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है, सूबाई हुकूमत के एहलकार इन्वॉल्व होते हैं और फिर जुडिशरी इन्वॉल्व होती है। तो ये इतना प्रोसेस लंबा हो जाता है कि वो किसी नतीजे तक पहुँचे बगैर ही चीज़ें रुक जाती हैं। और इन चीज़ों को रोकने के लिए वो अगर मुनासिब तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर ये इन चीज़ों के ऊपर कोई नतीजा निकाले बगैर इनको रोका जा सकता है। तो इस वजह से खौफ कम हो जाता है। शुरू में जब कोई भी ऑपरेशन शुरू होता है तो उस वक्त तो खौफ पैदा इसलिए होता है कि फौरी तौर पे पकड़ धकड़ शुरू होती है,
लेकिन जब वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो लोगों को फिर पता चल जाता है कि इनके मुंह में दांत नहीं है। तो यही सूरत हाल अब ये है कि रेंजर्स ने लोगों को पकड़ तो लिया है, लेकिन अब उनको प्रोसिक्यूट तो सुबह की हुकूमत ने करना है, तो पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और वहाँ ये काम हो नहीं रहा। ठीक है अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया और हमें कीमती वक्त अपना दिया, आपने ज्वाइन किया और पूरी सूरत हाल की पिलडाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब साथ थे, और जो इस ऑपरेशन के लीगल एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नेंस के लिहाज से एस्पेक्ट्स हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही थी। मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई है जहां पर सूबाई हुकूमत ने खुद वफाकी इन इदारों से कहा है कि आप आएँ और हमारी मदद करें और इन करप्ट अनासिर का सफाया करने में मदद करें जो रिश्वत मांग रहे हैं, सैलरी देने के एवज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एवज रिश्वत मांग रहे हैं शहरियों से। तो मैं ब्रेक के बाद आता हूं, तो मैं इसी प्रोसिक्यूशन के हवाले से, और ये बड़ा अहम मसला है जो आज फजील साहब ने भी उठाया, और एक और केस आपके सामने रखेंगे क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तो हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रही, यही सवाल होगा। और इसके साथ एक और अहम केस दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बेनकाब दिख रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम आपको बेनकाब अभी आपको बताया कि किस तरह सिंध हुकूमत के ही एक आला ब्यूरोक्रेट ने ये खत लिखा नैब और FIA को कि वो एक्शन करें अपने महकमे के, यानी महकमा तालीम में जो करप्ट अनासिर है उनके खिलाफ। तो वो खत भी आपको दिखा दिया जो नैब और FIA को लिखा गया है। मेरा मकसद अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ वो सिर्फ यही है कि जो आज पॉइंट आया है जी प्रोसिक्यूशन का, तहकीकात का, ये बड़ा अहम मसला है। ये गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये बंदे छूट जाते हैं। और मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, ये मामला इसी नेशनल एक्शन प्लान से मुंसलिक है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, ये सब भी इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम सबके इल्म में है। और ये डॉक्यूमेंट्स हमें जिन हुक्काम ने शेयर किए, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इसकी आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ ज़रा कि ये गोल्ड स्मगलिंग है बहुत बड़े पैमाने पे, और करोड़ों डॉलर मालियत की स्मगलिंग है। लेकिन मुबैना तौर पर जो मुख्तलिफ FIRs देखेंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएंगी, इसमें कोई $11 मिलियन की है, एक $5 मिलियन की है, एक जो है वो तकरीबन $7 मिलियन की है। $मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, $मिलियन की। और इसी तरह से ये डॉलर्स के अंदर मामला हैं, मिलियन, और ये मनी एक्सचेकर को लॉस हुआ है। लेकिन यही लोग जो है गिरफ्तार होते हैं, यही ग्रुप है, एक ही ग्रुप जो बार बार गिरफ्तार होता है, बार बार छूट जाता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं होती, फिर गिरफ्तार होता है, फिर FIR कटती है, फिर मुकदमा दर्ज होता है, फिर जो है वो मामला कुछ जो है प्रोसिक्यूशन वीक होती है और फिर निकल के आ जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 FIRs हो चुकी हैं यही ग्रुप, और फिर इनका चालान भी है जो अदालत में पेश हुआ है। ये पूरा चालान तो इतना मोटा है कि अगर मैं पढ़ूँ तो पता नहीं किस किस के नाम कितने लिखे हुए हैं। लेकिन ये वही सवाल है कि ये मामलात रुक जाते हैं या फिर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। अब मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है, 92 के ऑपरेशन में बड़ा कलीदी किरदार आपका रहा, इन मामलात को डिफेंस के, लीगल और सियासी तौर पर भी बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, आप हमारे साथ माजरत हुए हैं, वीडियो लिंक पे तो नहीं लेकिन ऑन कॉल हमारे साथ हैं सर। सर ये ऑपरेशन चल रहा है, तेजी से सब मुतमईन भी हैं। आज वज़ीर साहब ने भी थोड़ा सा अफसोस का इजहार किया प्रोसिक्यूशन पे, ये जो रुक जाता है एंड में जाके। अभी हम जो मुख्तलिफ FIRs दिखा रहे हैं ये भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत दर्ज हुई हैं, स्मगलिंग के मामलात हैं, लेकिन फिर बंदा छूट जाता है, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, मामला रुक जाता है। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ये क्यों हो रहा है आखिरकार, क्या वजह है, ये मामला कहाँ हिंड्रेंस क्यों आ रही है इतनी ज्यादा इस मसले में? देखिए जी, जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं और सबको समझ आ रही हैं, सबको साफ नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजन हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो एक रफ्तार से इसको रेगुलेट करके आगे चलाना चाहते हैं और उनकी अपनी एक रेड लाइन मुकर्रर हैं, उससे वो क्रॉस करने नहीं देते। फौज, रेंजर सब जो है बिल्कुल तैयार है और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ वो पहुंचने ही नहीं दे रहे। अब जो है बहुत अच्छी बातें कर देते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि हम ये भी कर देंगे, ये हमने प्रोग्रेस किया, वो किया। आर्मी चीफ ने भी बहुत अच्छी बातें की कि बिला तफरीक जो है ऑपरेशन जारी रहेगा, वो गैर सियासी है।
और टेररिस्ट और फैसिलिटेटर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे, टेररिस्ट नेटवर्क को फिनिश करेंगे। कैसे करेंगे जबकि इस किस्म की जो आपके रास्ते में जो है ना इतने क्रिटिकल स्टेज के ऊपर जो है वो रुकावटें डाल दी गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरी नजर में सिंध गवर्नमेंट इज ए प्रॉब्लम। चीफ मिनिस्टर जो कैप्टन ऑफ द ऑपरेशन है, ही इज अ प्रॉब्लम। टीवी और M2M का जो नेक्सस है वो प्रॉब्लम है। जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम प्रॉब्लम है, ये रुकावटें हैं। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रॉब्लम है। इसमें जो स्टेक होल्डर हैं जिनके जो सबसे बड़े वो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, और जो इन्वॉल्व है फाइनेंशियल टेररिज्म, क्राइम और टेररिज्म में बड़े लोग, उनसे कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। तो ये इस और M2M जो है, मैं एक चीज सर, मैं शॉर्टली जिस तरह मैं अभी ये मतलब हम मामला दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो है जो लोग मुलव्वस होते हैं वो पूरा नेक्सस वो गिरफ्त में तो आ जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होते हैं। जो प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है वो आप कहते हैं दैट द मेन प्रॉब्लम इज सिंध गवर्नमेंट इटसेल्फ कि प्रोसिक्यूशन वीक है, और उसका वो हल देते हैं कि हम 200 नए प्रोसिक्यूटर्स वी आर हायरिंग देम, और वो आज उन्होंने हल जो है इंडियन मिनिस्टर को भी दिया है। ये कैसे सोल्यूशन है जी? 200 क्या आप 1000 रखने उसका क्या फर्क है? अच्छा, जब आप एक सिस्टम को क्योर ही नहीं करेंगे तो वो ये जो ऊपर से जो है ना स्क्रीन देनी, उससे क्या फायदा होता है? वो आपने जिस तरह पॉलिटिकल विल है, इसी तरह जुडिशियल विल है, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन विल है, इसी तरह प्रोसिक्यूशन विल है। वो विल ही ना हो तो वो आप 1 पे 2, 2 पे 4 और 3 पे 6 पे क्या करना है? वो तो वो खौफ का एक माहौल है। वो खौफ तो अभी खत्म नहीं हुआ, वो कुछ बकदरे खत्म हुआ था, लेकिन आपने फिर ऑपरेशन को जो है स्लो डाउन कर लिया, उस गिरो मायूसी आ गई। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि फौज की प्रेस्टीज को जो है ना वो बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आज आर्मी चीफ को मजबूरन इस तरह के बयान देने पड़े उनको हौसला देने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि 18th अमेंडमेंट इज ए प्रॉब्लम फॉर अस। तो रास्ते में गवर्नेंस जो है वो हमारे रास्ते में जो है ना वो एक प्रॉब्लम है। तो ये जो है इस लिहाज से अभी ये जो ऑपरेशन में तेजी आएगी तो तेजी क्या आएगी? वो छोटे फिर वही जो है ना छोटे मोटे जो पेशेज हैं उनको तो पकड़ लिया ना, कितने ज्यादा पकड़ लिए, तो कितनों को आपने पनिश किया अभी तक? बहुत शुक्रिया बेकर साहब। मैं माजरत खाऊं आपकी, मुझे वक्त की किल्लत है, मैं आपको प्रोग्राम में, लेकिन कुछ ट्रैफिक के मामला शायद वहाँ पे ऐसे हुए जिसकी वजह से हम जो है इस पर आप प्रोग्राम में शामिल हो नहीं सके पूरी तरीके से। लेकिन बड़ा अहम मामला है, सवाल बहुत अहम है, पॉइंट्स बहुत अहम है जो आज प्रोग्राम में रेस किए हैं कि आखिरकार ये मामला मंतकी अंजाम तक किस तरीके से पहुंचेंगे। आपके सामने एक नहीं, मैंने आज एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, आपकी स्मगलिंग के मामला हो, दीगर नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन के मामला हो, हाई प्रोफाइल केस अहम तरीन डॉक्टर आजम साहब का हो, इन सबको आखिरकार मंतकी अंजाम तक पहुंचने में रुकावट कहां आ रही है, ये आज हमने आपको बताया है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेनकाब करते रहेंगे इस तरह के अहम मामला को जिससे आप मुतासिर होते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक